रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के एग्जाम के लिए साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन का सीरीज है। सेट नंबर 5 है। सीरीज का नाम है दे दनादन ब्रह्मास्त्र। इसमें आपको 25 साइंस के टॉप क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आगामी एग्जाम में आने की संभावना है। चलिए, प्रश्न एक है, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो किसी भी संगीत यंत्र की ध्वनि की तीव्रता किसमें मापेंगे? ऑप्शन है महो, हेनरी, लॉक्स, डेसिबल। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा डेसिबल। समझिए अब महो क्या होता है। तो महो क्या है? तो कहेंगे विद्युत चालकता का मात्रक होता है। विद्युत चालकता का मात्रक होता है महो। और विद्युत चालकता क्या होता है? तो कहेंगे विद्युत चालकता, विद्युत चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम होता है। अब देखिए हेनरी, हेनरी क्या है? तो बोलेंगे हेनरी प्रेरकत्व का एसआई मात्रक होता है। हेनरी के बात करेंगे तो कहेंगे जोसेफ हेनरी के नाम पर प्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी रखा गया। अब देखिए जोसेफ हेनरी ने विद्युत चुंबकीय प्रेरणा या सिद्धांत की खोज किए थे। लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य समझिए, लक्ष्य क्या होता है? तो लक्ष्य होता है प्रदीप्त। लक्ष्य होता है प्रदीप्त या प्रदीप्ति का एसआई मात्रक। प्रदीप्त का एसआई मात्रक होता है लक्स। अब समझिए, अगर हम प्रदीप्त की बात करेंगे तो कहेंगे रोशनी की, अगर किसी भी रोशनी किसी सतह पर टकराती है तो उसकी माप लक्स में की जाती है। प्रकाश किसी सतह पर टकराती है तो उसकी माप किस में कहेंगे? तो बोलेंगे लक्स में उसकी माप करेंगे। तो वहीं प्रदीप्त का एसआई मात्रक होता है लक्स। चलिए अगला प्रश्न है, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है विटामिन, ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है विटामिन, ऑप्शन सी है वसा और ऑप्शन डी है दूध। तो 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए विकास के लिए इनमें से कौन महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन हो जाएगा ए प्रोटीन। अब देखिए क्वेश्चन पूछता है प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? कहाँ होता है? यानी मानव बॉडी में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होगा? तो हम कहेंगे राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। विटामिन, अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन के खोज फंक किए थे 1912 या 12-13, देख लीजिएगा, और 1912। ठीक, विटामिन दो प्रकार के, एक वासा में घुलनशील विटामिन, वासा में
घुलनशील, तो वासा में घुलनशील विटामिन कौन कौन होता है? तो कहेंगे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो ये वासा में घुलनशील हो गया। एक पूछता है पानी में घुलनशील विटामिन, पानी में घुलनशील विटामिन, घुलनशील विटामिन तो कौन हो जाएगा? तो कहेंगे विटामिन बी और विटामिन सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन शॉर्ट नेम CFC ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए है धुलाई मशीन में, ऑप्शन बी है सौर हीटर में, ऑप्शन सी है रेफ्रिजरेटर में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC का ज्यादातर उपयोग कहाँ होता है? तो कहेंगे रेफ्रिजरेटर में। क्वेश्चन ये भी पूछता है, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ओजोन परत, ओजोन परत का क्षति किसके कारण हो रहा है? तो किसके कारण हो रहा है? तो हम बोलेंगे कि जो ओजोन परत का क्षति CFC के कारण हो रहा है। CFC का ज्यादातर यूज आपको रेफ्रिजरेटर और एसी में देखने को मिलता है। ठीक, तो यहाँ से क्या है कि जो आपको ओजोन परत के क्षति में महत्वपूर्ण योगदान निभा रहा है CFC। ओजोन परत का काम क्या होता है? तो कहेंगे यूवी रे यानी अल्ट्रावायलेट किरण को यानी यूवी रेज को अवशोषित करता है, अवशोषित करता है। अगर मान लीजिए पराबैंगनी किरण मनुष्य के बॉडी पर डायरेक्ट पड़े तो स्किन कैंसर होने की संभावना है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चार नंबर प्रश्न है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो जब भी ठोस वाष्प को हम जलाएंगे तो क्या होगा? वाष्प में परिवर्तित होगा, तो उसी को कहेंगे ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट। वाष्पीकरण क्या है? तो कहेंगे वाष्पीकरण किसी, मान लीजिए पानी को, दूध को, किसी भी पदार्थ को अगर गर्म कर रहे हैं तो वाष्प में बदलेगा, गर्म होके वाष्पित होगा, उस प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहेंगे। हिमकरण क्या है? तो वाष्पीकरण कितना डिग्री पर? तो बोल देंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का 100 डिग्री से अबव होगा तो पानी वाष्पित होना शुरू हो जाएगा। ठीक, हिमकरण क्या है? तो हिमकरण यानी फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक, अब समझिए इसमें क्या होगा? तो मान लीजिए पानी को जब ठंडा करेंगे, ठीक है, तो ये बर्फ के रूप ले लेगा, इसी को हिमकरण कहा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो रक्त कैंसर के उपचार में किसका उपयोग करेंगे? ऑप्शन है आयोडीन 131, सोडियम 24, फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60। तो कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग करेंगे? तो कहेंगे जब रक्त कैंसर हो यानी ब्लड में तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग करेंगे। अब कोबाल्ट 60 क्या होता है? तो कहेंगे यह एक रेडियोधर्मी पदार्थ है। यह क्या है? तो यह रेडियोधर्मी पदार्थ है। इसका उपयोग टेलीथेरेपी में किया जाता है। और टेलीथेरेपी में क्या होता है? तो कहेंगे टेलीथेरेपी में गामा किरण का प्रयोग कर कैंसर कोशिका को नष्ट करता है। तो रक्त कैंसर में किसका उपयोग करेंगे? तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होगा? तो ऑप्शन है किण्वन, उत्प्रेरण, संयोजन, विस्थापन। तो किण्वन प्रक्रिया ऑप्शन बी हो जाएगा आपका
किण्वन प्रक्रिया के द्वारा हम शराब के निर्माण करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है? तो लेंस के शक्ति का इकाई होता है, ऑप्शन है वाट, डायोमीटर, ऑफ्टर और ऑप्शन डी है मीटर। तो शक्ति का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर, डायोप्टर मात्रक होता है। अब समझिए अगर वाट के प्रयोग करें, वाट की बात करें हम, तो वाट किसका एसआई मात्रक होता है? तो कहेंगे शक्ति, शक्ति या पावर, पावर का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक वाट होता है। मीटर की बात करें तो मीटर कहेंगे लंबाई, लंबाई का एसआई मात्रक कौन होगा? मीटर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ईईजी से किस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है? तो ईईजी कौन सा जांच है, यानी किसका जांच करेंगे ईईजी के माध्यम से? ठीक है, तो ये हृदय का, मस्तिष्क का, कान का, यकृत का, तो ऑप्शन बी हो जाएगा मस्तिष्क का। और हृदय के जांच के लिए ईसीजी, ईसीजी का जांच किया जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, सही हो गया ईसीजी। चलिए अगला प्रश्न है, अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है किस पर? यानी ज्यादा मात्रा में अगर हम शराब पिएंगे तो किस पर असर पड़ेगा? ऑप्शन है किडनी पर, लीवर पर, हृदय पर, आंत पर। तो ऑप्शन हो जाएगा बी लीवर पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए आप लोग के लिए मोटिवेशन है जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और चेहरे पे मुस्कुराहट लाएगा। सपना देखोगे तो मुश्किलें हजार आएगी, सपना देखोगे तो मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा ले जाया जाता है तो घड़ी क्या होगी? घड़ी क्या होगी? ऑप्शन ए है सुस्त हो जाएगी, ऑप्शन बी है तेज हो जाएगी, ऑप्शन सी है पृथ्वी के समान समय देगी और ऑप्शन डी है कार्य करना बंद कर देगी। तो देखिए किसी भी अगर पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चांद पर ले जाएंगे तो उसमें क्या होगा? गुरुत्व के कारण, यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण उसका जो सुस्त हो जाएगी यानी धीमी हो जाएगी। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। देखिए अब इसमें प्रश्न क्या पूछता है इस पर, तो ध्यान से समझिएगा। एक प्रश्न पूछता है कि एक मनुष्य का पृथ्वी पर द्रव्यमान 60 केजी है तो चांद पर कितना होगा? कितना होगा? तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन पूछे, जो एक मनुष्य का पृथ्वी पर द्रव्यमान 60 केजी है तो चांद पर कितना होगा, तो आंसर में कहिएगा कि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी द्रव्यमान नहीं बदलेगा, जितना है उतना ही रहेगा। अगर 60 केजी के व्यक्ति पृथ्वी से चांद पर जाएगा तो 60 केजी के रहेगा। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए इधर, अब क्वेश्चन ये भी पूछता है कि एक मनुष्य का पृथ्वी पर भार 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर भार क्या होगा? क्या होगा? तो जब भी भार पर क्वेश्चन है तो देखिए भार में परिवर्तन होता है, यानी पृथ्वी के तुलना में चांद का गुरुत्व 1/6 होता है। तो अगर पृथ्वी पर 60 न्यूटन के भार वाले मनुष्य को जब हम चांद पर ले जाएंगे तो 1/6 कम हो जाएगा, यानी 10 न्यूटन हो जाएगा। तो आपका आंसर इस कंडीशन में क्या होगा? 10 न्यूटन जब भार देगा तो, लेकिन द्रव्यमान देगा तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये रेलवे के एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चन है, तो एक बार देख लीजिएगा आप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चिकित्सक शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन ये भी पूछता है कि आधुनिक चिकित्सक शास्त्र के जनक कौन है?
ठीक। तो आधुनिक लगा रहेगा, तो आधुनिक चिकित्सक शास्त्र के जनक किसे कहा जाएगा? तो ऑप्शन ए है अरस्तु को, ऑप्शन बी है थियोफ्रेटस को, ऑप्शन सी है हिप्पोक्रेटस को, और ऑप्शन डी है गैलन को। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा हिप्पोक्रेटस। अगर हम अरस्तु की बात करेंगे, अरस्तु के, तो अरस्तु क्या थे? तो बोलेंगे जीव विज्ञान, जीव विज्ञान विज्ञान के जनक, जनक या जीव विज्ञान के पिता कौन? तो बोलेंगे अरस्तु। अगर थियोफ्रेटस की बात करें तो वनस्पति, वनस्पति विज्ञान, विज्ञान के जनक, जनक या पिता कौन? तो बोलेंगे थियोफ्रेटस। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डायलिसिस। तो डायलिसिस वह प्रक्रिया है जिसमें खून का शुद्धिकरण किया जाता है। अगर पैरालिसिस की बात करें तो पैरालिसिस क्या है? तो कहेंगे इसे लकवा भी कहा जाता है, कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है? तो इसमें जिस तरफ पैरालिसिस होगा उस तरफ बॉडी का हिस्सा काम करना बंद कर देगा, तो उसी को पैरालिसिस बोला जाएगा। होता क्यों है? तो समझिए, जब मांसपेशियों को मस्तिष्क संकेत भेजना बंद कर दे तो यह घटना देखने को मिलता है। यानी जिस साइड के मांसपेशी को मस्तिष्क संकेत भेजना बंद कर देगा उस साइड पैरालिसिस हो जाएगा बॉडी। अब समझिए होगा क्यों? तो कारण क्या है इसका? कारण में कहेंगे तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम में किसी कारणवश क्षति के कारण, जैसे मान लीजिए आपको चोट लग गया, कहीं गिर गए या ज्यादा सोच रहे हैं तो तंत्रिका तंत्र में क्षति होगा, तो उस कारण भी पैरालिसिस होने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऑप्शन है मेयर ने, ऑप्शन बी है स्लाइडन ने, ऑप्शन सी है रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन डी है मैमन ने। तो हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मेयर ने किए थे। कौन किए थे? मेयर। लेकिन क्वेश्चन यह भी पूछता है कि हिस्टोलॉजी, ध्यान से सुनिएगा, हिस्टोलॉजी के जनक या पिता कौन है? तो आंसर में कहेंगे बीचेट। तो बीचेट को हिस्टोलॉजी के पिता कहा जाता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछे कि हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किए थे, तो आप कहिएगा मेयर। अब देखिए अगर हम बात करेंगे स्लाइडन की, स्लाइडन एवं स्वानसन ने 1839 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत बताए या कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किए या कोशिका सिद्धांत दिए। कौन? तो कहेंगे स्लाइडन एवं स्वांस ने कोशिका के सिद्धांत बताए 1839 ईस्वी में। अब रॉबर्ट हुक है, तो रॉबर्ट हुक क्या किए? तो कहेंगे सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। कोशिका की खोज किए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो हरगोविंद खुराना एक भारतीय वैज्ञानिक थे,
ठीक है, साइंटिस्ट थे। तो एक और हरविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा मेडिकल यानी चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, मेडिकल साइंस के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है? तो विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार काम करेगा? तो ऑप्शन ए है फैराडे के नियम पर, ऑप्शन बी है बेंच के नियम पर, ऑप्शन सी है ओम के नियम और ऑप्शन डी है फ्लेमिंग के नियम। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका फैराडे का नियम पर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ऊंट का कुबर किस ऊतक का बना होता है? तो ऊंट का कुबर किस ऊतक का बना होगा? ऑप्शन ए है कंकालीय ऊतक, ऑप्शन बी है पेशीय ऊतक, ऑप्शन सी है उपास्थि ऊतक और ऑप्शन डी है वासामय ऊतक। तो आपका आंसर डी सही हो जाएगा, वासामय ऊतक से ऊंट का कुबर जो होता है वो बना होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू के रस का पीएच मान कितना होगा? तो ऑप्शन है ए 4.8, 6.4, 2.4 और 7। तो पीएच वैल्यू क्या होता है? तो ध्यान से समझिएगा, अगर एक स्केल पर 0 से लेकर 7, 14, तो यदि किसी भी पदार्थ का पीएच वैल्यू चेक करना होगा, ठीक, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन कहिए इसको, पीएच स्केल को फुल नाम होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, अब समझिए, अगर इसको हम रखेंगे इस स्केल पर, अगर उसका मान 0 से 6.9 के बीच आया तो उसको कहेंगे पदार्थ अम्लीय है। पदार्थ क्या है? तो अम्लीय है। ठीक, अगर उसका 7.1 से 14 तक आया तो कहेंगे उस पदार्थ का पीएच वैल्यू क्षारीय है, यानी क्षारीय प्रवृत्ति का पदार्थ है। अगर किसी का 7 आ रहा है पीएच वैल्यू तो कहेंगे वो पदार्थ क्या है? तो कहेंगे उदासीन है। पदार्थ क्या है? तो उदासीन है। अब समझिए इधर, अगर नींबू के रस की बात करें तो नींबू रस का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 2.4। तो नींबू के पीएच वैल्यू आपका हो गया 2.4। अगर हम 6.4 की बात करें, 6.4 किसका पीएच वैल्यू होता है? तो आप कहिएगा दूध का पीएच मान, यानी पीएच वैल्यू कितना? तो 6.4। अगर हम 7.0 की बात करें तो 7.0 किसका होता है? तो कहेंगे उदासीन होता है, उदासीन होता है। ठीक है, तो उदासीन यानी डिस्टिल्ड वाटर भी उदासीन है, होता है, तो हम कहेंगे उसका 7। अगर बारिश की बात करें तो उसका भी पीएच वैल्यू 7 होता है, लेकिन कभी कभी अम्लीय बारिश भी होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए मौसम का पहला बारिश है तो वो अम्लीय बारिश होगा, उस कंडीशन में 5.6 उस बारिश के पानी का पीएच वैल्यू होगा, यानी वर्षा के पानी का पीएच वैल्यू कितना होगा? अगर 5.6 है, ठीक है, तो उसको कहेंगे अम्लीय वर्षा। ठीक, अब समझिए, अब 4.8 है, तो 4.8 किसी का पीएच वैल्यू नहीं होता है एक्यूरेट, लेकिन समझिए अगर हम मानव के मूत्र की बात करें, मानव मूत्र की बात करें तो इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? तो अगर 6 से 7 के बीच में पीएच वैल्यू है तो हम कहेंगे ये व्यक्ति जो है ये स्वस्थ है। स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र का पीएच वैल्यू होता है 6 से ज्यादा और 7 से कम के बीच में। तो अब 6 याद रखिए या 6.5 याद रखिए। अब देखिए, अगर मान लीजिए और पूछ ले कि अगर 4.8 यदि मूत्र का पीएच वैल्यू है, 4.8 मूत्र का पीएच मान है, तो उस माने क्यों है, किसके कारण किसी व्यक्ति के मूत्र का पीएच वैल्यू 4.8 हो सकता है? तो इसको कहेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस के कारण किसी व्यक्ति के मूत्र का पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा? 4.8 हो जाएगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के मूत्र का पीएच मान अगर 8 हो जा रहा है, समझिएगा ध्यान से, अगर किसी व्यक्ति के मूत्र का पीएच मान यदि 8 हो जा रहा है तो हम क्या कहेंगे? कहेंगे उस व्यक्ति के गुर्दे में खराबी है, यानी सुचारू रूप से उसका गुर्दा किडनी काम नहीं कर रहा है, इसलिए उसका पीएच वैल्यू 8 हो गया है।
तो जब मूत्र का पीएच वैल्यू 8 हो जाएगा तो इसे कहेंगे क्षारीयता। और जब मूत्र का पीएच वैल्यू 4.8 हो जाएगा तो क्यों होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस के कारण, तो इसको कहेंगे अम्लीयता। तो इतना ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, RH कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया है? तो RH बंदर से लिया गया है, रिसस नामक बंदर था, उसी से RH लिया गया है। तो RH फैक्टर बंदर से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है? तो पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या? ऑप्शन ए है पेंटेन, ऑप्शन बी है ऑक्टेन, ऑप्शन सी है मीथेन और ऑप्शन डी है हेक्सेन। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑक्टेन। अगर हम पेंटेन की बात करें, अगर हम पेंटेन, यदि हम पेंटेन के रासायनिक सूत्र का बात करें, पूछ लेता है कि पेंटेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C5H12 पेंटेन का रासायनिक सूत्र हो गया। अगर मीथेन के रासायनिक सूत्र की बात करें, मीथेन का रासायनिक सूत्र का बात करें तो मीथेन का रासायनिक सूत्र कितना होता है? तो कहेंगे CH4 होता है। और हेक्सेन के रासायनिक सूत्र की बात करेंगे, हेक्सेन का रासायनिक सूत्र कितना होगा? तो हम कहेंगे हेक्सेन का रासायनिक सूत्र होता है C6H14। तो ये आपको याद होना चाहिए, पूछ लेता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक गिलास पानी पीने से कितना कैलोरी मिलता है? तो एक गिलास पानी पीजिए, चाहे 50 गिलास पानी पीजिए, 0 ग्राम आपको कैलोरी मिलेगा, यानी 1 ग्राम कैलोरी नहीं मिलेगा, आपका प्यास बुझेगा। चलिए अगला प्रश्न है 21 नंबर, स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? यानी सोना किस पदार्थ में घुलेगा? ऑप्शन ए है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, ऑप्शन बी है नाइट्रिक अम्ल HNO3, ऑप्शन बी है एक्वा रेजिया सोल्यूशन, ऑप्शन डी क्या है? तो एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल के रासायनिक फार्मूला कितना होता है? तो एसिटिक अम्ल के रासायनिक फार्मूला होता है CH3COOH। तो याद रखिएगा। अब देखिए तो किस में घुलेगा? तो हम कहेंगे सोना को जब घुलाना पिघलाना रहता है तो एक्वा रेजुआ में डाला जाता है उसे। अब समझिए, अगर एक्वा रेजिया सॉल्यूशन की बात करें, एक्वा रेजिया सॉल्यूशन, तो एक्वा रेजिया सॉल्यूशन में किसका अनुपात किस चीज से मिलकर बनता है? तो बोलेंगे HCl और HNO3। HCl के 3 अनुपात और HNO3 का 1, यानी 3:1 में जब HCl और HNO3 को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो बोलेंगे हम एक्वा रेजिया सॉल्यूशन बनेगा। और एक्वा रेजिया सॉल्यूशन क्या है? तो बोलेंगे इसमें सोना यानी गोल्ड को गलाया जाता है। ठीक, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कभी पूछ लेता है कि एक्वा रेजिया सॉल्यूशन बनाने के लिए हम किस अनुपात में मिलाते हैं? तो ऑप्शन देगा, देखिएगा यहाँ ऑप्शन देगा HCl HNO3, एक ऑप्शन देगा देखिएगा HNO3 अनुपात HCl। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर इस कंडीशन में क्वेश्चन देगा तो वहां पे 3:1 देखिएगा, और इस कंडीशन में क्वेश्चन रहेगा तो 1:3 देखिएगा। ठीक, अब क्या होगा? 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ये भी डाल देगा कि HCl अनुपात HNO3 1:3, तो कहेंगे नहीं, ई हो जाएगा गलत। इस रेशियो में देखिएगा, यानी HCl 3 हो, HNO3 के 1 मोलिक्यूल। उसी तरह HNO3 पहले रहेगा तो 1 मोलिक्यूल, HCl है तो 3 मोलिक्यूल, तब जाके आपको एक्वा रेजिया सॉल्यूशन तैयार होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हृदय की गति की जांच किस यंत्र से की जाती है? तो हृदय की गति की जांच करना ECG कहलाता है, ECG कहलाता है, यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है? तो कहेंगे हृदय की गति के जांच के लिए ECG कराया जाता है। अब यहाँ समझिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 23 नंबर है, मानव रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है? तो अगर ह्यूमन ब्लड की बात करेंगे, यदि हम ह्यूमन ब्लड रक्त की बात करें तो इसमें देखिएगा प्लाज्मा
कितना परसेंट होगा, तो कहेंगे 55% होता है आपका प्लाज्मा। अगर रक्त की बात करें तो 45% होता है आपका रक्त। तो इसमें क्या होगा, तो कहेंगे आरबीसी होगा, डब्ल्यूबीसी होगा और एक प्लेटलेट्स होगा, एक प्लेटलेट्स होगा। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स 45% और प्लाज्मा 55% किसमें होगा, तो ब्लड में होगा, यानी खून में। तो ऑप्शन डी सही होगा। मानव रक्त लाल क्यों होगा, तो कहेंगे हीमोग्लोबिन के कारण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। तो शुक्राणु का निर्माण का ऑप्शन है वृषण में, ऑप्शन बी है अंडाशय में, ऑप्शन सी है शुक्राशय में और ऑप्शन डी है अंडवाहिनी में। तो देखिए शुक्राणु का निर्माण कहाँ होगा, तो ऑप्शन ए कहेंगे वृषण में निर्माण होता है। शुक्राणु का वृषण किसमें पाया जाएगा, तो कहेंगे पुरुष में पाया जाता है, पुरुष में पाया जाता है वृषण। और स्त्री में क्या पाया जाएगा, तो कहेंगे अंडाशय, स्त्री में अंडाशय। अगर वृषण की बात करें अगर हम वृषण का बात करेंगे तो वृषण का तापमान मानव बॉडी से यानी